रिव्यू कर लेते हैं पिछली क्लास में जो हमने क्या किया था। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले बताएं क्या कोई भी एनालिसिस अगर हमने परफॉर्म करनी है, पावर सिस्टम एनालिसिस, तो उसके लिए हमारा कुछ जो 3 स्टेप्स थे मेन, वो क्या थे? वकार आपके पास तो पुराने नोट्स पड़े होंगे ना, राइट? शायद। जी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सॉरी अबाउट दैट। जी, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए कि अप्रोप्रिएट उसका मॉडल हमें बनाना चाहिए। चाहे ट्रांसमिशन लाइन है या ट्रांसफार्मर है, तो उसका हमने अप्रोप्रिएट ट्रांसफार्मर मॉडल या केबल मॉडल हमने सेलेक्ट करना है फॉर अ पर्टिकुलर एनालिसिस। चाहे आप उसकी स्टडी स्टेट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो या आप उसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, उसमें ये होना चाहिए कि हमें क्या उस मॉडल के लिए जो हम अप्लाइड कर रहे हैं उसका हमें सिस्टम डाटा चाहिए। ऐसे ही है, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास है कि हमने वो क्या एनालिटिकल प्रोसीजर हमने चूज करने हैं टू सॉल्व आवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब हमने कोई एनालिटिकल प्रोसीजर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमने 2 चीज़ें देखनी है कि उसको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटेशनल टाइम कितना लगेगा और उसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी। ये 2 चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपने मॉडल उसमें क्या इस्तेमाल किया। दे बोथ आर लिंक्ड। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी कि अगर हम टाइम वेरिंग फंक्शन या इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस को यूज़ करेंगे स्टडी स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो रिजल्ट्स तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हम दैट वुड बी वेरी कंप्यूटेशनल, टाइम कंप्यूटेशनल, तो दैट वुड बी अननेसेसरी टू डू दैट। तो फॉर स्टडी स्टेट एनालिसिस के लिए वी विल यूज अ स्टडी स्टेट इक्वेशन। तो ये उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने डिफरेंट मॉडल्स बताए थे क्लास में कि ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मॉडल क्या होता है। उसके अलावा पाई मॉडल विच इज़ मेनली अप्लाई फॉर बेसिक लोड फ्लो एनालिसिस के लिए अगर आप जो अप्लाई कर सकते हैं। वी विल हैव दिस मॉडल। इसी मॉडल में अब एक चीज़ देखें, आज की क्लास में हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन जो बेसिक्स हैं, आज की क्लास में थोड़े से बेसिक बैकग्राउंड डेवलप करेंगे कि एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। सिंपल सर्किट एनालिसिस उसमें होगी। उसके अलावा साइन कन्वेंशंस, क्योंकि साइन कन्वेंशंस का मैटर ये करता है कि अगर आपके पास कोई बिगर नेटवर्क है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई। अभी अगर अपनी फंडामेंटल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्रिड है, जी स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रही है इस वक्त आपको? जी सर। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास एक ग्रिड है, सिंगल लाइन डायग्राम मैं एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ लोड, वी हैव अ ट्रांसमिशन लाइन एंड वी हैव अ ग्रिड। तो जब हम नॉर्मल सॉल्व कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो वो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं ओम्स लॉ के तहत, तो वो पावर फ्लो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, सो दिस मीन्स दैट अगर आपकी पावर इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, this means the sign convention will be given positive. So if the current is going in direction load के अक्रॉस में, तो यहाँ पे एक्टिव पावर पॉजिटिव में आएगी और रेक्टिव पावर भी पॉजिटिव में आएगी इफ इट इज इंडक्टिव लोड। और इफ इट इज रेक्टिव कैपेसिटिव लोड, तो यहाँ पे रेक्टिव पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप बिगर नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें देयर इज नो लोड, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2 कन्वेंशन सिस्टम, जो 2 कन्वेंशन होती हैं उनमें से किसी एक कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं। एक होती है लोड ओरिएंटेड कन्वेंशन और एक होती है जनरेटर ओरिएंटेड कन्वेंशन। तो अब फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसमिशन लाइन की एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पावर फ्लो इस साइड से इस तरफ जा रही है
या अदर वे अराउंड, या फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड जा रही है. हाउ वी गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट? सो फॉर दैट वी विल सॉल्व द सिंपल नेटवर्क. उसमें ये होगा कि हम उसमें कन्वेंशन अप्लाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोड ओरिएंटेड कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो अगर इस ब्रांच से बाहर निकल रहा है करंट तो इस सूरत में यहाँ पे एक्टिव पावर जो है नेगेटिव आएगी. और अगर ये बस बार के अंदर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में पावर फ्लो हो रही है तो वी विल अज्यूम कि यहाँ पे आपके पास लोड लगा हुआ है तो दैट विल बी पॉजिटिव. ओके, सो वी विल डू दिस एक्सरसाइज लेटर. ये एक फैक्टर है वी विल डिस्कस टुडे. सेकंड, इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे आज वो देखेंगे कि पर यूनिट क्वांटिटी कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिस इज फॉर बेसिक. आगे जितनी भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो पर यूनिट सिस्टम में करनी है. ओके, and at the end if we have some time then we will do the calculation on the transformer as well. लास्ट क्लास में मैंने अगेन 3-4 पॉइंट्स बताए थे फॉर जस्ट टू रिव्यू के उसमें मॉडल्स कौन कौन से होते हैं. एक तो हमने ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल देखा था. दूसरा हमारे पास ये लोड मॉडल है जो हम कहते हैं जिप मॉडल. जिप मीन्स अ कांस्टेंट इम्पिडेंस मॉडल, means the load will behave like as a constant impedance, or we can have a constant current demand load. This means this load will consume a constant current from this bus bar. And then if we have a constant power load, this means this load will consume a constant power from this bus bar. ठीक है? जी सर. अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास उसके बाद जो था मैंने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर मॉडल्स के ऊपर. वो मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई इक्विवेलेंट मॉडल है वी विल यूज दिस मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग द लोड फ्लो एनालिसिस. तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नॉर्मली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इम्पिडेंसेस. सो वी हैव अ प्राइमरी इम्पिडेंस and we have a secondary impedance. This secondary impedance is referred at the primary side and we also have a no load losses. इसमें 3-4 बातें थी. सबसे पहली चीज तो ये कि जो नो लोड लॉसेस या नो लोड इम्पिडेंस रेफर करेंगे we will refer them always at the primary side. Second, it is also convenient to represent all the impedance on the primary side rather than on secondary side. लेकिन उस पर कोई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं. अगर आप सेकेंडरी साइड भी रेफर करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, उसके मैंने कुछ फार्मूलेज वगैरह आपको दिए थे कि अगर हमारे पास रेटेड पैरामीटर्स गिवन हो ट्रांसफार्मर के जस्ट लाइक फ्रॉम नेम प्लेट रेटिंग, तो उससे हम किस तरीके से अपने ट्रांसफार्मर को मॉडल कर सकते हैं and then we can use that into our analysis. Okay, so these are some formulas for that and we will do some calculation. I gave this example in last class and we will solve this today. तो अगर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है मेरे साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करें. यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है आपको कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं. चल ठीक है. चलें फिर लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल हमने परफॉर्म किए थे उसी को कंटिन्यू करते हैं जस्ट टू रिव्यू. इसमें से न्यू शेयरिंग कैसे करते हैं? ओके, आपको पीडीएफ स्लाइड नजर आ रही है इस वक्त? जी सर. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल परफॉर्म किए थे वो सिंपल एग्जांपल ली थी. इस वक्त उसमें ये था कि हमारे पास एक सोर्स है. दिस इज अ सोर्स. वी रिप्रेजेंट दैट सोर्स विद द टाइम इंस्टेंटेनियस इक्वेशन. तो ये आपके पास यहाँ पे पीक वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 2 100 स्क्वायर रूट 2. so the RMS value would be the 100. We can consider that as a single phase system and the phase shift we have at 30 degree. So we have a load which is a resistive load is 4 ohm. It could be a transmission line or any load, anything can happen. And then this is the inductive load which is 7.96.
सो द फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे पास टारगेट था वो हमने फाइंड आउट करना था कि करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन को. दिस सिस्टम इज फॉर 60 हर्ट्ज. So obviously we can calculate. We have a resistance is 4 ohms and the inductance is 3 Henry. How we calculate this? This is simple. We have 2 pi FL, so this will be 3 Henry, and the magnitude of this total impedance would be the square of R plus square of X and then under root. This would be 5. इसमें आपके पास जो लोड एंगल के लिए ट्रांसमिशन लाइन एंगल whatever the value over here is, we have 36.9 degree, and then we can calculate the current as voltage divided by impedance, and then we have the value equal to 20 magnitude. This is also RMS, 20 amperes, and the angle of the current is minus 6.9 degree. So the minus, you can see that the angle is lagging, and this is inductive current. So instantaneously we can write 20 times square root 2. This will be the peak sine omega t minus 6.9 amperes. In second example, we use the power formula to calculate the reactive power, not for the above circuit but for another example. यहाँ हमारे पास था जो हमारे पास जो लोड है, टोटल एक्टिव पावर उसकी जो है पावर है that is 100 kilowatt, and the load has the leading power factor of 0.85. So the target was to calculate the reactive power and the apparent power. So it is simple. So we have a power factor given which is equal to cos theta is 0.85. So we can calculate the angle of the load. A minus sign is for the leading current. If we have a lagging current, we don't have minus over here. So here we can have minus 31.8 degree. And then to calculate the apparent power, we can simply divide the active power with our power factor, which is 0.85. So we can get the magnitude of S, which is the apparent power, which is almost equal to 117.6 kilovolts ampere. And the reactive power would be then simply the S times sine theta. And theta we have it calculated over there, which would be equal to minus 62.0 kilowatt. The minus sign here is also indicate that कि हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटिव लोड लगा हुआ है. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज थी जो हमने लास्ट क्लास में परफॉर्म की थी. तो अभी जो आज की जो एक्सरसाइज के टारगेट है, अभी आप लोग कैलकुलेट करें कि हाउ मच के इसमें जो हमारे पास जो पावर है, यहाँ पे एक्टिव पावर कितनी आ रही है P, एंड यहाँ पे इस लोड के अक्रॉस आपके पास द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर वो कितनी है. ओके. तो पैरामीटर आप यही यूज कर सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था. तो हमारे पास जो करंट की अमाउंट निकली थी दैट वुड बी दिस वन. So we need this amount of current and the values of resistance and inductance. यहाँ बताएं हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे to solve this. पावर तो लगेगा. हाँ जी, क्या फार्मूला होगा वो? कॉम्प्लेक्स पावर इस्तेमाल होगी S, which is complex power, complex apparent power, which should be equal to VI cos theta. जी V नहीं, cos theta नहीं, हम यहाँ पे लेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. अच्छा, VI only. U, complex U, and the conjugate of the current. This is also complex. Okay. अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है करंट की वैल्यू गिवन है हमारे पास. ठीक है. That would be this one. Or to calculate the power either on this side or on this load, we need a voltage. We cannot use this voltage because this is the total input voltage. अगर हमने पावर डिवाइस या लोड के अक्रॉस निकालने, then we need a voltage drop across this load. This is simple. So how we can get this voltage?
फॉर एक्टिव VDR पावर। जी जी बताएं। VDR से लेंगे सर, वोल्टेज डिवाइडेड टू। VDR से ले लें, नहीं हाँ VDR से ले लें, या एग्जैक्टली आपके पास अमाउंट ऑफ करंट गिवन है, सीरीज में करंट आपके पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो this current multiplied by R give you the voltage या drop सही है, across सही this, है, and this current सही सर। multiplied by this X will give the voltage drop across this inductor, okay, and then simply you can multiply with the conjugate of this current, you will get the apparent power। तो काइंडली इसको कैलकुलेट करें और वेरीफाई करें कि रिजल्ट इसका क्या आता है।